लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट, लॉ ऑफ conservation of mass. Matter can neither be created nor be destroyed in any chemical or physical process. It can only be converted from one form to the other. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि mass remains conserved in any chemical or physical process. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि mass बिफोर भाई या तो केमिकल रिएक्शन होगी या फिजिकल प्रोसेस होगा इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन और प्रोसेस. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पानी को गर्म करता हूं, ठीक है, तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मैं इसके अगर 1 मोल लेता हूं 18 ग्राम्स, तो ये भी 18 ग्राम्स ही मिलेगा. ठीक है, या फिर अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करता हूँ, पूरा का पूरा कार्बन जितना लिया मैंने वो सब बर्न कर दिया ऑक्सीजन में, तो जैसे 18 ग्राम्स इसका 1 मोल लिया, इसके 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा और इसका 1 मोल बनाएगा, मतलब 12 ग्राम इसके आएंगे, 32 ग्राम इसके आएंगे और 44 ग्राम हमें इसके मिलेंगे. तो कंबाइन होने वाला मास कितना है? 12, 32, 44 और मिलने वाला कितना है? 44. तो मास डिड नॉट चेंज, हालांकि मैटर की फॉर्म चेंज हो गई. ठीक है, ओके. अगर मान लो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है जी, ये यूज कर सकते हो. या अगर मान लो यूजुअली ऐसा होता है कि रिएक्टेंट कोई ना कोई बच जाता है, तो अगर रिएक्टेंट नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी, जो हमने शुरुआत में लिया, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ unreacted मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट. ठीक है जी, ये ध्यान रखना है हमेशा. ओके, तो ये तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया. लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन. A compound always contains exactly the same proportion of its elements by mass irrespective of source or mode of preparation. चाहे वो किसी भी तरीके से बना हो, चाहे वो किसी सोर्स से भी आया हो, उसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा. जैसे वाटर में अगर तुम देखो और बाय मास होगा, प्रोपोर्शन बाय मास हमेशा सेम रहेगा. तो अगर मान लो 1 मोल लेता हूं, तो 1 मोल में 2 ग्राम इसके होंगे और 16 ग्राम इसके होंगे. ठीक है, तो इनका अगर मैं रेशियो होगा तो 1:8 आएगा. तो अगर मैं पानी को, चाहे तुम अपने आरओ से लो, चाहे नदी का पानी लो, चाहे बारिश का पानी लो, चाहे चांद पे जाके लो, चाहे मार्स पे जाके लो, चाहे ब्रह्मांड में कहीं से भी वाटर का अगर तुम्हें सैंपल मिलता है, तो उसमें 1:8 विल बी द रेशियो ऑफ या मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन. यही बाकी एलिमेंट कंपाउंड्स के लिए भी ट्रू है. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे Mg की बात करो, तो MgO बनाने के लिए एक तरीका तो सिंपल है कि MgO मतलब Mg को हीट कर दो. ठीक है, एक है कि उसको स्टीम के साथ में ट्रीट कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं. अगर मान लो इसके 2.4 ग्राम्स है, ठीक है, तो हमें इसके कितने 4 ग्राम मिले. हाँ, और ये इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में. ठीक है, और इसके 2 ग्राम मिले, तो हमें रेशो बताना है Mg और O का. तो देखो यहाँ पे O का मास ऑफ O कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ, इसका मतलब 2.4 ग्राम्स तो इसमें Mg के हैं, इसका मतलब 4 माइनस 2.4 ग्राम्स इक्वल टू 1.6 ग्राम्स. ये किसके हैं? O के. सेम वे अगर मैं इसमें करूं, तो मास ऑफ O इस केस में क्या आएगा, 2 माइनस 1.2 इक्वल टू 0.8. ठीक है, इस केस में अगर तुम देखो तो Mg बाई O का रेशियो क्या आएगा, Mg बाई O, Mg का मास कितना था 2.4 और इसका मास कितना है 1.6, दैट कम्स आउट टू इक्वल टू 3/2.
सेम वे अगर मैं इसमें करूं तो mg/o कितना आएगा 2 नहीं, mg का कितना है 1.2 और 0.8 कितना आएगा, ये भी 3/2। तो तुमने देख लिया कि द रेशियो हैज रिमेन्ड सेम। ठीक है जी। इसका एक लिमिटेशन क्या है कि ये आइसोटोप्स के साथ काम नहीं करता। H2O और D2O का जो रेशियो होगा, मास रेशियो, मतलब H2O में H और O का जो मास रेशियो होगा, D2O में D और O का जो मास रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। हालांकि दोनों एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। ठीक है जी। थर्ड आएगा मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, if two elements combine to form two or more compounds, the ratio of masses of one compound, one element that combined with the fixed mass of another element, the other element will always bear a simple ratio with each other। ठीक है, इसका अंग्रेजी में सुनने में तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब मैं इसे बताऊंगा तो बहुत ही सिंपल आएगा। देखो कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, या तो एक CO2 है या CO है, इसके अलावा और कुछ भी बनाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट दो तो बना ही रहे, है ना। तो C और O में अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो लूँ तो 12:2 या 32 आ रहा है। यहाँ पे क्या है 12:16 आ रहा है। ठीक है जी, 12:32 12:16। तो अगर मैं कार्बन के मास को फिक्स कर दूं तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या आएगा, ऑक्सीजन इस केस में 32 ग्राम है और इस केस में 16 ग्राम है। तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो कि कार्बन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो आएगा 32:16, दैट इज 2:1। दिस इज अ सिंपल रेशियो। 1:2, 3:2, 3:5, इवन 5:8, ये सारे के सारे सिंपल रेशियोज हुए एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो 19:221 है, दिस इज नॉट अ सिंपल रेशियो। डेफिनेटली ये रेशियो है। सिंपल रेशियो का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स, छोटे नेचुरल नंबर्स का रेशियो। ठीक है जी। ओके, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे N2O, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स होते हैं, ये ध्यान रखना, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, इन सब को क्या है, इसमें अब तो हम देखते हैं इसमें क्या रेशियो है, 28:16 या 28 नहीं है, यहाँ 14:16 है, जिसको मैं 28:32 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 28:48 है, यहाँ पे 28:64 है, यहाँ पे 28:80 है। ठीक है, तो अगर तुम देखो मैंने नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट रखा है, ऑक्सीजन के मास का रेशियो लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 16:32:48:64:80। तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट देखूँ तो क्या आएगा 1:2:3:4:5, 16 से डिवाइड कर दो ऊपर, ये आ जाएगा। तो यू कैन सी दैट ऑक्सीजन का जो मास है, जो कि फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया है, उनका रेशियो जो है वो एक सिंपल रेशियो है। दूसरी चीज ये है कि इनके अगर तुम वैलेंसी की बात करोगे तो इनकी वैलेंसी अगर तुम ध्यान से देखो इसी रेशियो में, जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी सब जगह -2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है +1, +2, +3, +4 एंड +5। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इनकी वैलेंसी का रेशियो भी यही आएगा। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट। ठीक है, दिस इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। Reciprocal proportion. When two elements combine with the fixed mass of a third element, the ratio in which they do so is either the same or a simple multiple of the ratio of the masses in case they combined directly with each other। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक फिक्स मास के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनका मास का रेशियो इस केस में, और जब ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं इनके मास का रेशियो, तब उन दोनों मास रेशियोज को हम देखेंगे। जैसे CO और CO2 बना रहे, फॉर एग्जांपल H और O H2O। इसमें जरूरी नहीं है कि मैं CO2 ही ले रहा हूं तो हमेशा CO2 लेना है, इसमें कोई भी एक कंपाउंड होगा। ठीक है, इसमें भी कोई भी एक कंपाउंड हो सकता है। सेम वे CH4 यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे C 12:32 है, यहाँ पे क्या है 2:16 है ना। तो इसको 16 रखो, इसका क्या आएगा 6:16 है ना, 2:16। तो ऑक्सीजन का फिक्स मास 16 हो गया,
इसका रेशियो क्या आ गया 6:2 विच इज कमिंग आउट टू बी 3:1। तो ये ध्यान रखना है, ये इन दोनों का मास रेशियो, कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो हुआ जब वो कांस्टेंट मास ऑफ O के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या है 12:4, क्योंकि भाई 12 और 4 है ना, तो क्या आएगा 3:1। यहाँ पे भी है, तो या तो सेम है जैसे इस केस में है, या फिर कोई मल्टीपल हो सकता है। ठीक है जी, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेते हैं NO और H। ठीक है जी, अगर NH का कंपाउंड में NH3 लूं और OH कंपाउंड में H2O लूं और NO का कंपाउंड लेट से मैं NO ही ले लेता हूं। ठीक है जी, तो NH3 में क्या होगा 14:3, यहाँ पे क्या आएगा 2:16। अब हाइड्रोजन का फिक्स मास लेना है ना, तो इसको दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 14:6, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा ये आ जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन का फिक्स मास के साथ में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो 14:48 आया। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब डायरेक्टली कंबाइन करें तब वो आप देख रहे हैं तो क्या होगा 14:16 आया। ठीक है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया था ना 28 आएगा, 28:48। ठीक है, इसको डबल कर दो 28:32। तो अगर तुम इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा 28/32/28/48 क्या आएगा 3/2। तो एक सिंपल रेशियो हुआ इन दोनों रेशियोज के बीच। तो ये तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसको रेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं, सॉरी लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं। इसमें जो भी ये कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ में अपने इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से करेंगे। ठीक, लेट्स टेक अ लुक एट डेंसिटी। डेंसिटी इज मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, हमने सबने देखा है D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ एनी सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखो कि इसकी यूनिट क्या होगी kg/m3 MKS में, या फिर ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब CGS में। ठीक है ना, CGS सबको पता है, मीटर kg और सेकंड, यह सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड है। ठीक है, ओके। तो या तो फिर ये होगा या फिर हम इसको ग्राम पर ml भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है जी, ये इसकी होगी। इसको हम एब्सोल्यूट डेंसिटी भी कहते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या हुई कि इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसमें हमें किसी और एलिमेंट की डेंसिटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसी भी एक एलिमेंट का मास लो और उसकी वॉल्यूम ले लो तो उसकी डेंसिटी हमें पता चल जाएगी। ठीक, अच्छा, दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी नाम से पता चलता है कि भाई किसी भी एक सब्सटेंस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इसका दूसरा प्रकार कह लो। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। ठीक है, सिंपल है, इतना ही रखना है। इसमें अगर तुम देखोगे डेंसिटी ऊपर भी kg/m3 या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इट हैज नो यूनिट। ठीक है, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? ये न्यूमेरिकली इक्वल टू जो एब्सोल्यूट डेंसिटी थी उसके। क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी। अच्छा, ये होता है दो प्रकार का। पहला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फॉर सॉलिड्स लिख लेते हैं, फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स। ठीक है ना, सॉलिड या लिक्विड, उसके लिए डेंसिटी क्या होगी? RD विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड 1 with respect to density of solid, liquid, solid या liquid 2। ठीक है, solid liquid 2 हो सकता है। unless otherwise mentioned, relative density जो होगी
वो हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में होगी, ठीक है। उस केस में इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और ये वाटर की डेंसिटी कब किस टेम्परेचर पे लेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेस की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस टाइम पे ये मैक्सिमम होती है, ठीक है जी। तो अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में होगी, और उस केस में उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती, और न्यूमेरिकली अगर ये देखा जाए तो ये इक्वल होगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, न्यूमेरिकली उसके। आई थिंक मैंने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में भी ये बात है, न्यूमेरिकली इक्वल टू एडी, इसको ये इनकरेक्ट है, इसको हटा देना, ठीक है जी। ओके, नाउ फॉर गैसेस, गैसेस के लिए हम देखते हैं, गैसेस के लिए क्या रहेगा भाई, फॉर गैसेस RD इज ऑल्सो कॉल्ड वेपर डेंसिटी, ठीक है। देखो वाटर या फिर किसी और लिक्विड या किसी और सॉलिड के रिस्पेक्ट में गैस की डेंसिटी लोगे तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो हम गैसेस की जो रिलेटिव डेंसिटी लेते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, गैसेस ही लेते हैं, ठीक है। तो या तो हम किसी रैंडम गैस के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी का जेनरिक फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ अ गैस एट एनी T एंड P, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ गैस 1 और डेंसिटी ऑफ गैस 2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2 एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दो गैसेस का डेंसिटी का रेशियो इज वेपर डेंसिटी, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर दोनों का सेम होना चाहिए। ये तो किसी भी गैस के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो दिया नहीं है कि किस गैस के रिस्पेक्ट में, तो हमें एज्यूम क्या करना है कि द गैस 2 इज हाइड्रोजन। उस केस में वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस एट एनी T एंड P एनी T एंड P, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ H2 एट सेम T एंड P, ठीक है जी। ये हमें ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ H2 एट सेम T एंड P, ठीक है। अच्छा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसकी m/2, m मतलब मोलर मास ऑफ, ठीक है, मोलर मास m/2। m क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ द गैस, जिसका हम वेपर डेंसिटी ले रहे हैं, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। ये आया कैसे, देखो हमने डेंसिटी ऑफ गैस 1 लिया, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिया। गैस 1 की डेंसिटी क्या होगी, लेट्स से कि हमने 1 मोल ऑफ दैट गैस लिया है एट STP पे उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 22.7, और उसका 1 मोल लिया है तो उसका मास कितना होगा, मोलर मास। तो मोलर मास अपॉन, ठीक है, ये कैसे आएगा, मोलर मास अपॉन 22.7, और हाइड्रोजन का क्या आएगा, सिर्फ 1 मोल लिया, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या आएगी, 1 मोल का मास हो गया 2 और वॉल्यूम कितनी होगी 22.7 लीटर्स। तो ये यहां से यहां कट गया, क्या आ गया m/2। क्लियर होगी भाई बात ये, तो ये इस तरीके से आता है। ओके, एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अच्छा चलो पहले CO2 का ले लेते हैं। CO2 का एग्जांपल लेंगे तो वेपर डेंसिटी ऑफ CO2, ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, CO2 हो गया 44/2। लेकिन यहाँ पे हमने कोई गैस मेंशन नहीं करी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया। अगर मान लो वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू He बोलता तो हम क्या लेते, 44/4, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात, ये 11 आएगा, ये 22 आएगा।
ये ध्यान रखना है, हमारे काम की वैसे यूजुअली यही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, मान लो कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेज होता तो हम मोलर मास नहीं लेंगे, तब हम लेंगे एवरेज मोलर मास। ठीक है ना, एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो 5 मोल्स ऑफ O2 है और 5 मोल्स ऑफ CO2 है। ठीक है जी, तो इन दोनों का मोलर मास क्या, एवरेज मोलर मास क्या आएगा, 5 × 32 प्लस 5 × 44 अपॉन 5 प्लस 5, ये कितना आएगा 380/10 इक्वल्स टू 38। ठीक है जी, 38 ये आया। तो अब अगर इसका मैं वेपर डेंसिटी निकालूं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन तो क्या आएगा 38/2 19, और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू He निकालूं तो क्या आएगा 38/4 विच इज इक्वल टू 19/2। ओके, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, भाई कंपाउंड्स एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स कितने हैं, किस परसेंटेज में है, वो हमें जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम वेट परसेंट यूज करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का कितना वेट कंपाउंड में अवेलेबल है। ठीक है, तो वेट परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ गिवन कंपाउंड इज नोन एज इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसे निकालने के लिए ध्यान रखना हमें मोलर मास की जरूरत भी होती है। तो क्या होगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, या तो मास ऑफ कंपाउंड और मोलर मास। ठीक है, या तो मास ऑफ कंपाउंड, जहां पे मोलर मास दिया होगा वहां पे मोलर मास यूज करेंगे, जहां पे मास ऑफ द कंपाउंड दिया होगा वहां पे मास ऑफ द कंपाउंड यूज करेंगे इनटू 100। ठीक है जी, ये क्लियर है। इसको समझने के लिए जैसे CH4 की बात करते हो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में इसके एक मोल में इसका कितना होगा 12 ग्राम, इसके कितने होंगे 4 ग्राम। ठीक है, टोटल मास कितना हो गया 16 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा यहाँ पे 12/16 × 100 कितना है 75। इसी तरीके से ये कितना आएगा 4/16 × 100 इक्वल्स टू 25%। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दिस। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से H2O का भी कर सकते हो तुम। H2O में कितना होगा, H2O में एक मोल में होगा इसके 2 ग्राम, इसके 16 ग्राम, तो कितना आएगा परसेंटेज हाइड्रोजन कितना आएगा 2/18, टोटल 18 हुआ इंटू 100 परसेंटेज ऑफ, ये कितना आएगा 1/9 इंटू 100, ये आएगा 11.11%। और O का कितना आएगा 16/18 इंटू 100, ये आएगा 8/9 इंटू 100, ये आएगा 88.88%। ठीक है जी, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है मिनिमम मोलर मास का। मिनिमम मोलर मास का मतलब क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड है, कंपाउंड A, इसमें O का परसेंटेज है 0.8%। ठीक है, O का परसेंटेज है 0.8% और बोल रहा है इस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास निकालो। ठीक है, हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं है, तो हमें ये भी नहीं पता कि कितने ऑक्सीजन है उसमें। लेकिन अगर ऑक्सीजन है और हमें मिनिमम मोलर मास निकालना है तो एटलीस्ट हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि उसमें एक ही ऑक्सीजन है। भाई एटलीस्ट एक ऑक्सीजन तो होगा ही ना, एक ऑक्सीजन एटम तो होगा इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हुए इसका मोलर मास निकालेंगे। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना दिया है 0.8। अच्छा, मास ऑफ द एलिमेंट कितना हो गया, मास ऑफ द एलिमेंट क्योंकि एक एटम है कंपाउंड में तो 16, मोलर मास हमें पता नहीं है तो मोलर मास हमें निकालना भी है इंटू 100। ठीक है जी, यहाँ पे अगर तुम निकालोगे तो मोलर मास कितना आएगा 16/0.08 इंटू 100 कम आउट टू इक्वल टू 2000। ठीक है, दिस इज द मोलर मास। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये भी हम देख लेंगे। अच्छा, अभी ये तो हमारा क्या था कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ था। ठीक है, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ था, मोलर मास दिया हुआ था और हमें कहा इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन
पता करो, ठीक है। अब अगर हमें उल्टा करने को बोले, वो बोले कि मैंने तुमको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया और मोलर मास दे दिया, तो अब तुम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के बताओ, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कुछ मेथड्स के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड, जो कोई नया डिस्कवर किया गया कंपाउंड है, उसके अंदर एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। अगर हमें परसेंटेज पता चल गई, फिर कुछ और तरीकों से हम उसका मोलर मास निकाल लें। तो ये दोनों चीजें अगर हमारे पास निकल जाती है तो हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है, तो उसकी एक प्रक्रिया है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझना जरूरी है, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला पहले समझो क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला इज व्हाट इट टेल्स इज कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और क्या उनका नंबर है, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट आर प्रेजेंट, ठीक। इसको अगर इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या होगा? इट इज द ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो जैसे अगर CO2 की बात करोगे तो CO2 में क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है, और ये तुम्हारा सिंबलाइज करता है CO2 के मॉलिक्यूल को। तो कार्बन का सिंबल C है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, तो ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ये ध्यान रखना है हमेशा, जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर दिखाओगे तो हमेशा सबस्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है ना, कभी इस तरीके से नहीं दिखाओगे। दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ओके। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? इट इज अ फॉर्मूला दैट डिनोट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। जैसे C2H6 है, ठीक है, ये तुम्हारा इथेन हो गया। इथेन में अगर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का रेशियो देखो तो क्या है? 2:6 है, ठीक है। लेकिन इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:3। तो अगर मैं इसको लिखता हूं इस तरीके से CH3, तो इथेन का इंपीरिकल फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं CH4 की बात करता हूं, CH4 में क्या है? 1:4 का रेशियो है इन दोनों के बीच में। अगर अब इससे छोटा तो नहीं हो सकता, तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH4, ठीक है। अच्छा, इसी में और आगे देखते हैं। जैसे CO2 की बात करो, CO2 अगेन 1:2, तो ये भी सिंपलेस्ट है, तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CO2, ठीक। अच्छा, C6H5OH12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज में अगर तुम देखो तो ग्लूकोज में क्या होगा? इनका रेशियो क्या आएगा? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 6:12:6, ठीक है। लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, तो क्या आएगा? 1:2:1। इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन, इट डिनोट्स द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो हम ऑलरेडी इसके एग्जांपल देख चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपीरिकल फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन क्या होगा? ठीक है, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और N यहां पे क्या हुआ? नेचुरल नंबर, ठीक है। N कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसके करस्पॉन्डिंग भी एक मास निकलेगा, तो हम कहेंगे उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है। MFM, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अच्छा, इंपीरिकल फॉर्मूला है तो उसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ मास निकाल सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब इसको कैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास C2H6 है, ठीक है। इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हमने अभी देखा था कि क्या था? CH3, C2H6 CH3। इसके करस्पॉन्डिंग जो मास होगा उसको कहेंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। कितना आएगा? 12 × 2 24, 630 आ जाएगा, सॉरी हाँ 30 आ जाएगा, ठीक 30 आ जाएगा। ये कितना है? 12 और 3 15, ठीक है। तो इस केस में N क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू 2। तो अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका?
2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो देख भी सकते हो, इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू CH3, है ना। हम इसको कैसे लिखेंगे C2H6। भाई अगर कोई ऐसे लिख रहा हो इसको, सॉरी ऐसे, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके नंबर को हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। क्लियर होगी ये बात। तो जब अब तुम्हें समझ में आ गया है कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो अब वो प्रक्रिया जान लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन पड़ा है, तुम उससे क्या करते हो, उससे तुम एक प्रोसेस के थ्रू इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हो, ठीक है। और इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे, और मोलर मास उसका दिया होगा, मोलर मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करोगे, तुम्हारा n आ जाएगा। n आ जाएगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे, जैसे मान लो तुम्हें बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, 75% कार्बन है एक हाइड्रोकार्बन में और 25% हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इससे पहले हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, ओके। इसकी परसेंटेज कितनी दी हुई है, परसेंटेज दी है 75 और 25, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इनके मोलर मास से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो परसेंटेज अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो 75 अपॉन 12, यहाँ कितना है 25 अपॉन 1, ठीक। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो बाय 4 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड, इसके बाद जो स्टेप होता है विच इज परसेंटेज बाय mm जो है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में से या जितने भी और एलिमेंट्स हैं उसका ये परसेंटेज अपॉन mm आया है, उसमें जो छोटा नंबर है उससे बाकी सबको डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसमें और इसमें 25/1 और 25/4 में छोटा नंबर 25/4 है, तो हम इससे इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, स्मॉलेस्ट परसेंटेज बाय mm, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो इसको इसी से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 25/1 अपॉन 25/4 क्या आएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ, 1 है, ठीक है। 1 कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 हाइड्रोजन, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH4 आ गया है। अभी हमें इसका मोलर मास अगर दिया है 16 दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। n क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। जो 16 दिया जो मोलर मास वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, ठीक है। तो 16 कर दो। अच्छा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ, 12 और 4 16, 16, तो n इक्वल टू 1 आ गया, मतलब MF इज इक्वल टू EF, ठीक है। सिंपल है ना, क्योंकि इंटू 1 करोगे तो सेम ही आएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कार्बन जो दिया है वो 80% है और हाइड्रोजन दिया है वो 20% है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 80/12, 80/12 और ये कितना आएगा 20/1, ये तो कितना आएगा, 80/12 को 4 से करेगा 20/3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 20 आ जाएगा। अभी क्या करना है, ये स्मॉलर है नंबर दोनों में से, इसी से सबको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस केस में क्या आ गया, CH3, ठीक है ना, 1 C और 3 H, तो CH3 इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू 12 + 3 = 15। अब मैं अगर मैं कहता हूं कि इसका मोलर मास जो है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं 30 के, ठीक है। तो n कितना आएगा, पहले n निकालना पड़ेगा हमको, क्या आएगा, MFM अपॉन EFM, 30/15 = 2। इंपेरिकल फॉर्मूला ये है, NEF हो गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा
2 into empirical formula which is C2H6। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिविजुअल।